हेलो एवरीवन। चलिए साहब, हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज हमें सेक्शन 7 कवर करना है। बाकी सेक्शंस हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्शन 7 वी आर डूइंग व्हाट, जो लोग पहले बता दूं मैं, यहाँ से हम लोग कर चुके हैं। शायद कुछ लोग पहली बार ही करते हैं हमेशा इसके। दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग द माइनर एक्ट व्हाट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, और क्वाइट हम लोग काफ़ी डिटेल में इसको कर चुके हैं। And now we are going to discuss section 7 of this act, and this is section 7. First question in your prelims exam will come from the heading itself. Which section deals with the offenses by the companies, and it is none other than the section 7. Section 7 आपको ध्यान रखेंगे, section 7 deals with the offenses by the companies. यहां से आना ही आना है क्वेश्चन, आपको ध्यान कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हेडिंग से आएगा आपका। अब पढ़िए इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज एंड प्लीज गो टू द बोर्ड। वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी। ठीक, अब इसको समझिए क्या क्या होगा इसमें। कि अगर ये सिचुएशन ये है कि कोई ऑफेंस किसके द्वारा किया गया है, कंपनी के द्वारा किया गया है। और कौन कौन सा ऑफेंस है यहां पर? Either you are publishing an advertisement which is indecent to the woman, या फिर आप कोई objectionable book, pamphlet, film, writing, blah blah जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। Either you are producing or you are causing to be produced, or you are selling, letting, circulating, disseminating, anything in that categories. So either you are committing an offense under section 3 or under section 4, but that offense has been committed here by the company. Suppose a company is publishing, if a company is producing some kind of indecent films now, as happened recently in Mumbai, Mr. Raj Kundra पर जो ऑफेंस के एलिगेशंस हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ वो एलिगेशंस हैं, सब्जेक्ट टू दी नो कोर्ट है। हम लोग उसके गिल्ट पे नहीं जाएंगे, उनका क्या नहीं है, बट दैट वाज द ऑफेंस कमिटेड बाय द कंपनी एज वेल। तो वहां पर ये सिचुएशन देखना है सेक्शन 7 में कि अगर कोई कंपनी ने किया होगा तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि कौन कौन जिम्मेदार माना जाएगा उसके लिए। तो प्लीज सी दिस, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, where an offense under this act has been committed by company, then every person, प्रत्येक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, who, जो कि at the time offense was committed, जिस अपराध घटित होने के समय जो व्यक्ति क्या था, was in charge था, or was responsible to the company for the conduct of the business of the company। समझे? तो every person, this is not वो हर व्यक्ति, वो प्रत्येक व्यक्ति जो कि बिजनेस के इंचार्ज था, जो कि बिजनेस के प्रति उत्तरदायी था, वो प्रत्येक व्यक्ति, नंबर 1, and as well as company, please highlight this, shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable। यहां से क्वेश्चन आएगा कि इन केस ऑफ कंपनी, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? विच सेक्शन डील्स विद, वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, विच सेक्शंस डील्स विद द ऑफेंस डन बाय कमिटेड बाय द कंपनी। दिस इज सेक्शन 7, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहां से आएगा कि इन केस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी, राज कुंद्रा की जो कंपनी है, सपोज कीजिए वो है एक्स प्राइवेट लिमिटेड हो गई कंपनी है। अगर उसने ये ऑफेंस किया है, यानी कि नाउ द प्रोड्यूसर ऑफ द ऑब्जेक्शनेबल फिल्म इज व्हाट, दिस एक्स प्राइवेट लिमिटेड, नाउ दिस ए कंपनी। तो इन दैट केस क्या केवल कंपनी की लायबिलिटी होगी या कंपनी को जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनकी भी कोई लायबिलिटी होगी? उसी पोजीशन को क्लियर करता है आपका सेक्शन 7, और ये कहता है जनाब आली
कि उस समय इसकी वैल्यू समझिए थी क्या है शब्द, हु एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, हु एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इस मीन व्हाट, कि जो लोग अब कंपनी को छोड़ के जा चुके हैं, जो अब उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं हैं, शिल्पा शेट्टी मैडम अब उस कंपनी की डायरेक्टर नहीं है, शी हैज लेफ्ट दैट कंपनी नाउ। मैं उसको रिलेट क्यों कर पा रहा हूं, ताकि आप उसको इमेजिन कर पाओगे आप। तो ये जो फ्रेज है इसकी भी बड़ी वैल्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, कि यू विल सी जिन भी एम्प्लॉयज पर जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको अगर आप क्रिमिनल लायबिलिटी आप इम्पोज करनी है, उन पर फिक्स करनी है, तो वो कौन से व्यक्ति होंगे, हु आर वर्किंग इन द कंपनी एट दैट टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड, जिस समय अपराध हुआ। अब मान लीजिए कि अगर शिल्पा शेट्टी मैडम ही है, उस समय हुआ था, जिस समय, तो एट द टाइम देखा जाएगा आगे, ऐसा नहीं कि अपराध करके निकल लो आप, ठीक है। जैसे मैं इसको समझाता हूं आपको, इसको ऐसा बोर्ड पे समझिए आप जरा। एक फिल्म है, ये इंडिसेंट है एज पर सेक्शन 2C, ये हम एज्यूम करते हैं। नाउ इट वाज प्रोड्यूस्ड, देन इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट वाज फर्दर सर्कुलेटेड। ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पे गई, फिर वहां से आगे सर्कुलेट हुई है। सो सेक्शन 4 के अंतर्गत दिस इज एन ऑफेंस। द पर्सन हु वॉज इन दिस कैटेगरी, व्हाट द कैटेगरी, हु वॉज इन चार्ज, जो उसका इंचार्ज था, ठीक, इस कैटेगरी में आता हूं, 1 कैटेगरी। और वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, किस लिए था, फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो कंपनी का बिजनेस है उसके परिचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था। तो वो हर व्यक्ति जो इंचार्ज की कैटेगरी में आ गया, या फिर उसके बिजनेस के संबंध में जो व्यक्ति उत्तरदायी था, वो व्यक्ति भी होगा। किस समय होगा, जिस समय फिल्म प्रोड्यूस हुई। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आप में अपराध है, तो जो व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूशन के समय इंचार्ज था, अगर चेंजिंग भी हैंड्स हो रहे हैं, तो इट विल बी सीन हु वाज एट दैट टाइम, बिकॉज दे आर ऑफेंडर्स, ठीक है। सो दोज पर्संस, देखो शब्द का यूज किया इन्होंने, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी। डीम्ड टू बी गिल्टी का मतलब क्या हुआ, कि क्रिमिनल लायबिलिटी इन पर इंपोज की जाएगी, इन सभी व्यक्तियों पर। किन पर, इन सभी व्यक्तियों पर हु वर इन चार्ज, who were responsible for the conduct of the business of the company, they all shall be deemed to be guilty and therefore liable। तो एक तो वो व्यक्तियों क्या होगा, this is the liability, criminal liability of the persons, and secondly ये as well as the company। तो this is not only the persons who are conducting the business but also द कंपनी। तो आपसे ऑप्शंस क्या पूछेंगे, इस तरीके से बनाएंगे ऑप्शंस आपके एग्जाम में, कि हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल, ऐसे मान लीजिए डायरेक्टर, सीईओ मान लेते हैं, सीईओ, ऑप्शन ए सीईओ, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, सीईओ भी और कंपनी भी, दोनों ही लायबल होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ फटाफट आंसर कीजिए। आंसर होगा सी, बिकॉज ऑफ द फ्रेज यूज दिस एज वेल एज द कंपनी। कम ऑन, इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको, जल्दी बताइए भैया। दिस इज सेक्शन 7। आई बिलीव कि इट इज मोर देन एनफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। अमित कुमार, मुखी गौतम, कम ऑन, मिनी गर्ग, समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बात अब। एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड, अब इस पे आते हैं, इसका आ गई है अब ये है एक्सेप्शन के रूप में। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन का मतलब ये हुआ, इट मीन्स व्हाट, सेक्शन 7 क्लॉज 1, नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7(1). सेक्शन 7(1) में क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, लायबिलिटी ऑफ द पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड इन चार्ज।
ठीक, shall render any such person liable to any punishment if he proves that offense was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offense. Come on, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी गुड। देखो क्या मतलब इस बात का, आप लोगों ने रीड कर लिया इसको, अब मैं अभी दोबारा रीड भी कर सकते हैं, मैं समझाता हूं इसको। अब इसको ऐसे समझते हैं बबुआ, देखो ब्रेकिंग न्यूज देखा ही होगा आपने, उस मामले में कैसे ब्रेकिंग न्यूज आई थी, बात पहुंची कहां पर, मैडम क्या कहना है आपको, शिल्पा शेट्टी मैडम, सही है। नाउ सपोजिटली शिल्पा शेट्टी मैडम उस कंपनी में, शी इज द इंचार्ज of the company, you may say she is the director. Now उन पर भी अब वो छींटे पड़ रहे हैं वो अब, and according to clause 7(1), ये जो हमारी 7(1) है, इसमें इसने क्या कहा कि yes, those who were in charge and responsible to the conduct of the business shall be deemed to be the, यानी कि वो लायबल हो या ना हो, वो क्रिमिनली लायबल हो ना हो, लेकिन उनको इन पर इंपोज की जा रही है, क्रिमिनल लायबिलिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड हेयर। तो ध्यान करना, यहां पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है, यहां पर डायरेक्टली वो भले ही वो उसमें एक्ट में शामिल ना हो, बट यहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अपॉन दोज पर्संस। हाउ कैन दे अवॉइड देयर क्रिमिनल लायबिलिटी? आई एम इन चार्ज, I'm responsible for the work of this, but if I prove these two things, अच्छा ऐसा हुआ था क्या? I was not aware. I was director on papers, no doubt for that, but I was busy in my dance, देखो डांस शोज एंड ABCD प्रोग्राम, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे तो पता भी नहीं कंपनी में क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो it was done without my knowledge. तो शिल्पा शेट्टी मैडम कैन अवॉइड हर लायबिलिटी यूजिंग दिस प्रोविजो दैट द वॉट एवर वॉज बीइंग डन इट वॉज विदाउट माई नॉलेज। बोलो हाँ ना, बात समझ आ रही है? या वो ये प्रूव कर दें दैट शी हैड एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंसेस। वो जितनी भी प्रिकॉशंस ले सकती थी, जितने भी उपाय कर सकती थी, ड्यू डिलिजेंस कर सकती थी, शी एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस, बट डिस्पाइट दैट इफ इट हैपेंड शी कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर दैट। तो ये दो बातें हैं, ईदर शी प्रूव्स दैट शी एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस, आप पढ़ लीजिए दोबारा इसको। एक तो ये हुआ फैक्टर पहला, विदाउट नॉलेज, नंबर 1। नंबर 2, शी एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस। बोलो हाँ है ना, बात समझ आ रही है आपको? तो टू ओन दीज टू, प्लीज ओन दीज टू आर्ग्यूमेंट्स, शी कैन सेव हर फ्रॉम ऑल दिस क्रिमिनल लायबिलिटी। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इज व्हाट? नेक्स्ट फ्रेज, प्लीज सी दैट, दिस इज किलिंग इफ यू इग्नोर दैट। इफ ही प्रूव्स दैट, it means what? Burden of proof lies on such person if he wants to avoid his criminal liability under section 7. Come on, I killed this section now. Come on, समझ में आया नहीं बात आपको? जल्दी बताइए। तो this line shows what? BOP, burden of proof। मुखी गौतम को समझ में नहीं आया, कम ऑन, प्याली को आ गया। रिस्पॉन्ड प्लीज। नीलू कसेरा, आपको बर्डन ऑफ प्रूफ वाली लाइन समझ में आई? मुखी गौतम नहीं आई समझ बात? चलिए जिसको समझ में नहीं आई पूछ लीजिएगा मुझसे, है ना। तो ये तो हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ का मामला बताया मैंने आपको। तो अभी तक इन शॉर्ट सेक्शन 7 में हम लोग का रिकैप करें, क्विक रिकैप। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई डिस्कस विद यू, दिस इज सेक्शन 7 विच डील्स विद व्हाट? ऑफेंसेस बाय द कंपनी, यहां से क्वेश्चन आएगा। सेकेंडली कहां से क्वेश्चन आएगा कि देन हु आर द लायबल? नंबर 1 इज द, दो पर्सन्स लायबल होंगे। कौन कौन लायबल होंगे?
द पर्सन हु वॉज इन चार्ज और हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड एज वेल एज द कंपनी। तो दोनों लायबल होंगे, पर्सन्स एंड कंपनी। तो कंपनी की लायबिलिटी में क्या होगा, उससे कहेंगे फाइन दे, कम ऑन टिप द फाइन, और तुम चक्की पीसिंग, ये होगा इनके साथ, इनसे लेंगे फाइन। डीम्ड का मतलब मैंने समझा दिया, उनको ऐसा माना जाएगा एक्चुअली में उनकी लायबिलिटी थी या नहीं थी। प्रोटेक्शन के लेवल पे उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था या नहीं था, इट डजंट मैटर। इफ यू आर इन दैट कैटेगरी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस, देन यू विल बी लायबल फॉर दैट, कम ऑन, ठीक। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करेगा। दो तरीके से लायबिलिटी अवॉइड की जा सकती है, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, absence of knowledge, and again bona fide efforts to prevent the commission of such offense। अब बढ़े आगे, नेक्स्ट पर आते हैं जरा। अब आते हैं इस पर, ये है क्लॉज 2, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, दैट इज दी, कुछ सेक्शन 1 में कुछ भी होते हुए क्या होगा, वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ऑफेंस कौन कौन से हैं, सेक्शन 3, 4, रेड विद सेक्शन 6, यू नो इट, हैज बीन कमिटेड बाय ए कंपनी एंड इट इज प्रूव्ड दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड with the consent or connivance or is attributable to any neglect on the part of any director। इन महानुभावों को आप जरा अलग से हाईलाइट करेंगे। किस किस व्यक्ति की बात आ रही है, डायरेक्टर की बात हो रही है, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर साहिबा, मैनेजर साहिब, सेक्रेटरी साहिबा, अदर ऑफिसर्स, 4, ठीक है। कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी की सेक्रेटरी, कंपनी का अदर ऑफिसर, इनके पार्ट पे क्या हुआ, अगर क्या प्रूव हो गया, देखो इनके चारों के पार्ट पर है ना, दोबारा पढ़ते हैं। क्या क्या है, for the purpose of this, number 1, offense has been committed by company, section 3 and 4, these offenses has been committed, ये हुई फर्स्ट रिक्वायरमेंट, समझे। offense has been committed by the company, सेकेंड बचवा it is proved, ये हुआ सेकेंड पॉइंट, this is the second point for the application of this section, that this, what is proved, that this offense has been committed with the consent, ये सेकंड पॉइंट चल रहा है, with the consent और connivance, उनकी सहमति से या उनके सम्मिलित होने से, ये दो बातें, या फिर इसी पॉइंट का है 2 का सब पार्ट मान लेते हैं, 1, 2 पॉइंट एंड थर्ड, एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेग्लेक्ट। कौन कौन, ये चारों महानुभाव, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर्स, सही है। तो इन चारों की या तो कंसेंट थी, या उनकी कन्वीनेंस थी, या उनकी नेग्लेक्ट थी, नेग्लिजेंस थी। ये प्रूव हो गया, ये क्या हो जाए साहब, ये प्रूव हो जाए, ये प्रूव्ड है, समझे आप। देखिए तो अच्छी तरह से जहां जहां मैंने इसमें राउंड चित्रकारी की है, वो जनरली वहां से अर्थ का मतलब यह है कि आई एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस। वहां से देखो, प्रीलिम्स का एग्जाम शब्दों का खेल है बस। आपने बेरेक्ट को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, उसकी एनालिसिस कितने ढंग से की। मेरा यही काम है कि आपको मैं पढ़ना भी सिखाऊं कि किस तरीके से हम लोग बेरेक्ट को समझते हैं। तो यहां पर आप बात समझिए, कौन को व्हाट इज प्रूव्ड, नंबर 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, व्हाट इज प्रूव्ड, ये व्हाट इज ऑन द पेपर रिकॉर्ड नाउ, दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी, डन। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड क्या, कि ये जो अपराध हुआ इन चारों में से किसी एक, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, अदर ऑफिसर हो, इनकी या तो कंसेंट थी, कन्विंस थी, या उनकी नेग्लिजेंस थी, इस वजह से यह अपराध हुआ। तब क्या होगा, देन
सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। बस, तो अब वो ये नहीं कह, तो बेसिकली देखो ये जो है इसमें जो 7-1 है, 7-1 में इसकी प्लानिंग मैं करके दिखाता हूं है क्या एग्जैक्टली। देखिए इन्होंने क्या कहा, मैं आज बोर्ड देखना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, है ना, बोर्ड पे देखिए आप लोग। 7-1 ने क्या कहा, 7-1 ने कहा कि देखो अगर ऑफेंस किया है कंपनी ने, ठीक, ऑफेंस किसने किया, कंपनी ने, तब दो लोग जिम्मेदार होंगे। नंबर 1 पर्सन इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस, ये बन रहे हैं आपके नोट्स, ठीक, एज वेल एज कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, ये कहा आपके 7 ने। इन्होंने कहा लेकिन ये जो भाई बबुआ हैं, है ना, ये दो तरीके से अपनी लायबिलिटी को कर सकते हैं। नो नॉलेज या फिर सेकंड है कि ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट। ठीक है, अब आए 7-2 भाई साहब, इन्होंने कहा कि देखो इन चारों को समझ लो अच्छी तरीके, नेम कर दिया इन्होंने, इनको दे दिया, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला इनको कि डायरेक्टर, साफ साफ लिखता हूं, है ना, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर कि अगर कंसेंट, कन्विंस या नेग्लिजेंस की वजह से अगर ये अपराध हुआ है, समझे, तो फिर इनको अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। सही है, तो अब आप लोगों को मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा डिटेल में बार बार करने की, आई हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, इससे ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो आई बिलीव कि अब आपको ये समझ में आया, नहीं आया, हरी अप, कम ऑन, आ जाना चाहिए अब तो अच्छे तरीके से। क्या रह गया इसमें, रमन सिद्धू जी आप बता दो, आज आप कर दो न्याय, कुछ रह गया हो तो। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए, आरजेएस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक फॉर्म भिजवाया था, गूगल फॉर्म भरने के लिए। तो कुछ लोगों ने तो भरा, लेकिन 2/3 लोगों ने नहीं भरा। आई डोंट नो, क्या उनको पहुंचा नहीं। मैं क्या चाह रहा था कि उससे आपका नंबर डायरेक्टली मुझे मिल जाता, तो मैं वो नंबर अपने मोबाइल में सेव करता, तो मैं डायरेक्ट कई बार आपसे कम्युनिकेट कर पाता, जो कि मैं इस पैसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई डोंट नो आप लोगों से, अगर आपके पास वो फॉर्म गया है तो आप प्लीज़ उसको भर दीजिएगा, ठीक है, वो फ्री है, उसमें कोई पैसे नहीं जा रहे हैं किसी के लिए। दैट इज़ फॉर कि मेरे तक आपसे एक कम्युनिकेशन का एक चैनल स्टैब्लिश हो, ठीक। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन पर, वहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। ओके, आरजेएस के स्टूडेंट्स के लिए था वो, मैं देखता हूँ क्या क्यों नहीं मिला, वो बात करता हूँ आज। कम ऑन नाउ टू एक्सप्लेनेशन। For the purposes of this section, company means anybody corporate and include a firm or other association of individuals, and director in relation to a firm means a partner in the firm। अब देखो बचुआ ये क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कहाँ से यहाँ से कितना ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। काश मेरे पास टाइम मिल जाए, इतने क्लिष्ट, इतने घनघोर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओ कि हिल जाएं सब लोग। क्या है इसका मतलब, देखिए, दे हैव यूज द वर्ड कंपनी, एंड कंपनी का जो जनरल सेंस में मीनिंग होता है, दैट इज व्हाट द कॉर्पोरेटेड कंपनी, विच इज द एन एसोसिएशन विच इज रजिस्टर्ड एज कंपनी विद द MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, जिसका रजिस्ट्रेशन एज ए कंपनी हुआ हो, जिसका अपना एक अलग से पैन कार्ड हो गया, जिसकी आप अपने आप में एक अलग से लीगल आइडेंटिटी होती है कंपनी की, तो वो इंप्रेशन नहीं जाए। तो इन्होंने क्या किया कि देखो सेक्शन 3 और 4 में हमने किसको कवर किया, पर्सन्स को किया, नो पर्सन्स।
फिर हमने 7 में कंपनी का नाम ले दिया। अब जो कुंद्रा साहब हैं, ये ऐसे जाल, जितने वो जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करेंगे कि भाई ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी है ये तो हम लोग क्या करते हैं, वी शुड मेक सम एसोसिएशन, कोई इस प्रकार के एसोसिएशन हो विच डज नॉट फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, जो कि, थैंक यू निवेदिता, जो कि इस प्रकार की कंपनी के डेफिनेशन में आए ही ना, विच इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ दिस, तो हम लोग इसकी क्रिमिनलिटी से बच जाएंगे। हम क्या कहेंगे कि आपने किसको बनाया ऑफेंडर, आपने कंपनी को बनाया, आपने पर्सन्स को बनाया। हम क्या हैं जनाब, हम तो पार्टनरशिप फर्म है, वी आर द पार्टनर्स। हम तो HUF है, हम तो पार्टनर्स हैं, हम तो सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं, हम कंपनी है ही नहीं। तो उन सभी महानुभावों को कहा गया कि देखो, जितना दिमाग है उतना अपने पास रखो, मत चलाओ, क्योंकि यहां पर कंपनी को हमने टेक्निकल मीनिंग नहीं दिया है। और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि एज पर द सेक्शन 7 कंपनी मीन्स व्हाट, इट्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, इट्स ए दिस। तो यहां पर वो टेक्निकल मीनिंग नहीं है, यहां पर क्या क्या है इसको समझ लीजिए, क्या क्या मीनिंग है, अपने ब्रैकेट में लिख लीजिए। कंपनी मीन्स व्हाट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मीन्स टेक्निकल जो कंपनी होती है जिसका रजिस्टर्ड एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होगी, जिसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका, जिस पर पर्सनैलिटी आरोपित कर देगी, बात खत्म होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। एंड इंक्लूड्स, दिस इज डेंजरस, ए फर्म, यहां पर गोल कीजिए, हाईलाइट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए पीफू फिल्म्स, इंक्लूड्स ए फर्म, इट मीन्स इट इज नॉट ओनली द बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल्सो ए फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। अभी यहां पर ये, इफ सर्टेन पर्सन्स आर हैव एग्रीड टू शेयर, टू कंडक्ट देयर बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट्स, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन में अगर वो पार्टनरशिप फर्म भी है, इन दैट केस दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर सेक्शन 7। नाउ इफ आई आस्क यू सभी से, और सभी को जवाब देना है, अगर ये क्वेश्चन आपसे आ जाए, देखो बोर्ड पे देखो, बेटर है। देयर इज ए पार्टनरशिप फर्म A and B firm which produces section 2C indecent film, शॉर्ट में समझ जाइए, this will be guilty under section A 3 B 4 C 4 read with section 7 D none। बताइए, come on, they have used the word what, partnership firm, just to confuse you, because heading में क्या लिखा है, कंपनी लिखा है, वहां पर फर्म नहीं लिखा। तो हो सकता है आप सेक्शन 7 की तरफ ना जाएं कि सेक्शन 7 तो कंपनी का था। जो केवल हेडिंग पढ़ के जाएंगे वो मारे जाएंगे, जो इतने अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे वो विजयी भाव से आएंगे वापस। तो सेक्शन 7 में जो है, इट इज नॉट ओनली कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी के साथ साथ दैट इज ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म एज वेल, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। बोलो है ना, तो द आंसर विल बी सी हेयर, ऑफेंस कमिटेड बाय कंपनी पार्टनरशिप फर्म, इसका रिजल्ट ये होगा। और क्या हो सकता है, अब देखो ये हुई स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पर भी स्पेसिफिक हो गया, इंक्लूड्स ए फर्म एंड अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इन्होंने यहां पर ये एक ये जनरल टर्म इंक्लूड कर दी। और इसमें कौन कौन सी एसोसिएशन हो सकती हैं, HUF हो सकती है, कोई भी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो सकती है, या कोई भी अदर हो सकती है जिसका नाम हमें अभी नहीं आ रहा हो समझ में। सो इट मे बी एनी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी एसोसिएशन है, आप RW हैं आ जाओ, आप पार्टनरशिप में चलो अंदर, आप कॉर्पोरेट फर्म में भाई साहब आइए,
कॉर्पोरेट स्टाइल में आइए, लेकिन अंदर आइए आप, नो वन विल बी स्पेयर्ड, किसी को नहीं बख्शा जाएगा जस्ट बिकॉज हेडिंग कंपनी है। लेकिन आप इसकी कंपनी, इसकी हेडिंग सेक्शन 7 का जो मार्जिनल नोट हो गया वो एंड एक्सप्लेनेशन, इसको अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तब आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से कि एग्जैक्टली इसका हमें कितना ढंग से पढ़ना चाहिए इसको। तो आई बिलीव अब आपको सेक्शन 7 बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा आपने। सेक्शन 7 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। सेक्शन 8 हैज बीन कवर्ड पहले, नाउ आई एम कमिंग टू सेक्शन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, कौन सा एक्शन? टेकन इन गुड फेथ। देखिए क्या कहता है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग। 1 नो सूट प्रोसिक्यूशन, 2 अदर लीगल प्रोसीडिंग, 3 1 2 3। समझ पा रहे हैं आप? इतनी तरीके से इतना काट दो इसको कि ड्राफ्टर ने भी ना सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा क्या। बेरेट को पढ़ने का मजा ही है कि जब आपको समझ में आ जाए कि अब यहाँ क्या लिखा है, एंड लिखा है, यहाँ और लिखा है, यहाँ पे किस तरह की ड्राफ्टिंग है, उस दिन आप समझ जाओ कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर आप कोई भी एक्ट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, नो सूट का मतलब हुआ सिविल लायबिलिटीज हो गया, प्रोसिक्यूशन का मतलब हुआ क्रिमिनल लायबिलिटी से। तो वहां पर तो स्पेसिफिकली आ गया सूट और प्रोसिक्यूशन। और थर्ड उन्होंने फ्रेज दिया है लीगल, अदर लीगल प्रोसीडिंग। इट मे बी एनी लीगल प्रोसीडिंग विच इज नॉट टिपिकली प्रोसिक्यूशन, विच इज नॉट टिपिकली सिविल लायबिलिटी। इट मे बी सम काइंड ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन हो सकता है, रिट में चला गया कोई व्यक्ति, है ना, सेक्शन 32 में, आर्टिकल 32 में चला गया, 226 में चला गया, जहां पर आप कह ही नहीं पा रहे हैं सिविल है या क्रिमिनल लायबिलिटी है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो सकते हैं। तो यहां पर एक जनरल टर्म आ गई, फ्रेज आ गया कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई। सो नो सूट और प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग। समझे आप लोग इस बात को? तीनों को फोकस किया आप लोगों ने? कर लेंगे हाईलाइट इसको। सो नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लाइल नहीं की गई? नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। नंबर 2 एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी राज्य सरकार। और नंबर 3 एनी ऑफिसर, किसका ऑफिसर? केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट। और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देखो यहां पर जो प्रोटेक्शन दिया गया है, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट हुम, किनके विरुद्ध लाई नहीं करेगा? तो नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध लाई नहीं करेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि सेक्शन 9 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हुम। सेक्शन 9 कौन कौन किस किस को प्रोटेक्शन देता है? धारा 9 किस किस को प्रोटेक्ट करती है? नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 पब्लिक ऑफिसर, एंड ऑल, उसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव, उस तरीके से आएगा। तो यहां पर किस किस को प्रोटेक्शन मिल रहा है इसको देखिए। दिस इज व्हाट, वेरी गुड शुभांगी, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। दोनों ही सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार भी हो सकती है, और दोनों ही सरकारों के, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकार हो, इनके अधिकारी, माननीय अधिकारी को भी एनी ऑफिसर ऑफ दिस। कौन है, कौन सा है ये, किस लिए प्रोटेक्शन है? तो इस उसमें आपको, इस स्लाइड में आपको 2 चीजें मिलेंगी। किस किस से प्रोटेक्शन मिला हुआ है? इस स्लाइड में जो बोर्ड है आपके सामने, यू कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। ये है पार्ट साइड का कि यू किस से प्रोटेक्शन मिलेगा। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग से। सेकंड पार्ट है किसको प्रोटेक्शन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द ईदर ऑफ दीज गवर्नमेंट्स। अब थर्ड पार्ट आएगा, भैया किससे प्रोटेक्ट कर रहे हो आप? प्रोटेक्शन दे दिया, क्यों?
किस बात के लिए इनको खतरा था? फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ भी गुड फेथ में किया गया हो या किया जाना आशयित हो, उसके लिए कोई भी सिविल सूट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, अदर लीगल प्रोसीडिंग के प्रति आप जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या होगा इसमें? ये है मैडम प्याली, ठीक है। इन्होंने क्या किया? शी रिसीव्ड एन इंफॉर्मेशन, शी इज द ऑफिसर। ये हैं, क्यों हैं? ये हैं ऑफिसर। कौन सी ऑफिसर हैं ये? गजेटेड ऑफिसर है। कौन सी ऑफिसर हैं? ऑथोराइज्ड बाय सेक्शन 5 समझ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो राज्य सरकार की राज्य पत्रित अधिकारी हैं जिनको कि राज्य सरकार ने अधिकृत कर दिया है। सही है। पहुंच गई किसी के घर पर, टक 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 एंट्री की, सही है। नाउ शी एंटर्ड इनटू द प्रेमाइसेस, कुछ नहीं मिला वहां पर। अब क्या आया? इनके खिलाफ FIR इज बीइंग लॉज्ड फॉर व्हाट? शी हैज कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास, शी हैज कमिटेड हाउस ट्रेसपास। क्या हो गया? नाउ ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज बीइंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हर। ये किसका सहारा लेंगी? ये सहारा लेंगी सेक्शन 9 का। ये क्या कहेंगी कि देखो सेक्शन 9 ने कहा है कि नो प्रोसिक्यूशन शैल लाई अगेंस्ट मी, I am the officer of the state government, number 1, and I have done everything in good faith under this act. Therefore, ये सूट, ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ये मेंटेनेबल ही नहीं है। और फिर ये चली जाएंगी 482 में हाई कोर्ट में फॉर द क्वेश्चन ऑफ दैट, अगर रजिस्टर्ड होता है मामला तब। बोलो बात समझ में नहीं आई आपको? हरी अप, जल्दी बताइए। एक एग्जाम्पल दिया, लगाएंगे नहीं लगाएंगे उसमें तो पूरा टेक्निकल टिप जाना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है? प्याली मैडम पर अब एक दूसरी जगह सर्च की इन्होंने, वहां पर क्या किया? इन्होंने सर्च भी की और कुछ चीज़ों को सीज भी कर दिया, ठीक है। जो फिल्म प्रोड्यूसिंग, जो फिल्म थी, जो एडिटिंग टीम थी, वो जो इतने इंस्ट्रूमेंट थे उन सबको मैडम ने सीज कर दिया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? बाद में पता चला कि उनका हो गया एक्विटल। उनको कहा, कोर्ट ने कहा नो नो दीज आर नॉट इंडिसेंट ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स। ये तो आर्ट पीस है, ये तो पराकाष्ठा है आर्ट की। आर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्ट, कला। ये तो कला की पराकाष्ठा है। मैडम आप कला में आप ऑब्स्टेंट ढूंढ रही थी आप? छी 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 छी, आपको कला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ठीक, अभी यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब कंपनी को गुस्सा आया, मैडम ने कहा कि 10 करोड़ का इनसे कंपनसेशन मांगा जाए बिकॉज ऑफ द रोंग डिसीजन ऑफ मैडम प्याली। दिस कंपनी सफर्ड लॉस टू द ट्यून ऑफ 10 करोड़ रुपीज। तो शी इज नाउ बीइंग सूड फॉर द कंपनसेशन ऑफ रुपीज 10 करोड़। क्या कहेंगी मैडम अपने WS में? क्या कहेंगी कि आई एम द ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट and I have done it in good faith. Therefore, no suit shall lie against me. बात समझ में आगे नहीं? आगे बताइए आपको। तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कहाँ पर ये सेक्शन 9 अप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको सिविल सूट क्या दिया, अब इसका समझ लेते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ द कंपनी अप्रोच, या द पर्सन जिसके यहाँ पे सर्च इन्होंने किया वो, दे अप्रोच न शी इंट्रूडेड इन आर प्राइवेसी। This was the intrusion into our fundamental right under section 9 and 21, 19 and 21. Therefore, we shall be compensated for that. This is direct infringement. This is the misuse of the power, state power. Again, section 9 will protect them. कि this was done in good faith. अब good faith का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? They will have to show that we have taken all the precautions and everything was there, take precautions were taken, the SSC information see, then they will prove, and इस तरीके से हो सकता है। तो सेक्शन 9 आपको हर तरीके के लिए आपको कवर अप करेगा इफ़ यू आर एन ऑफिसर, और फिर वाइकरसली स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं होगी। बोलो हाँ है ना? अब मैंने आपको सेक्शन 9 को बहुत डिटेल्ड में अच्छे तरीके से समझा दिया आपको, ठीक है। नाउ आई कम टू सेक्शन 10।
सेक्शन 10 में आप जरा जाइए, पहले सेक्शन 10 को समझने से पहले एक जरा हम याददाश्त ताज़ा कर लेते हैं अपनी। सेक्शन 2 डेफिनेशन एफ होगा, आई थिंक, यस एफ। सेक्शन 2F प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2F प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि नियमों के द्वारा, रूल्स के द्वारा, जो कौन से रूल्स हैं, विच आर मेड अंडर दिस एक्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनेंगे उनके द्वारा जो प्रस्तावित होगा, प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसका मतलब है प्रिस्क्राइब्ड। देखो हर एक्ट में, हर अधिनियम में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह रूल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे सर्च करना है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे वहाँ पे क्या था, रीजनेबल टाइम की बात आ गई थी ना, कि विद इन रीजनेबल टाइम आप सर्च कर सकते हो। तो रीजनेबल के लिए कुछ रूल बनाएंगे कि भाई रीजनेबल का फॉर्मूला क्या होगा, सो दैट कभी ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गया कि आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। किस मजिस्ट्रेट को जाएंगे तो मजिस्ट्रेट को अप्रोच करने का एक वे आ गया। तो उस तरीके से रूल्स फ्रेमिंग होती है, हर एक्ट में होती है, वेदर इट पोक्सो एक्ट, वेदर इट इंडिसेंट, हर रूल्स में, एक्ट में रूल्स मेकिंग पावर होती है। तो यह एक तो सेक्शन 2F से कनेक्ट करेंगे, और रूल मेकिंग पावर कहाँ चली जाएगी आपको, ये डील करता है आपका सेक्शन 10, पावर टू मेक रूल। सेक्शन 2F में भी प्रिस्क्राइब्ड की डेफिनेशन में आपने देखा रूल्स मेड अंडर दिस। तो अब पढ़िए इसमें क्या है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और कैसे करेगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। तो यू कैन ब्रेक इट इनटू लाइक दिस, हु हैज द पावर टू मेक द रूल्स अंडर दिस एक्ट। कौन सी सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है, वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑप्शन ए सेंट्रल सीजी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, और सी है ए एंड बी बोथ, ठीक है, और डी सुप्रीम कोर्ट। आंसर इज, बताइए क्या आंसर है। ए में सेंट्रल गवर्नमेंट, बी में स्टेट गवर्नमेंट, सी में बोथ, और डी में सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द आंसर, ए। तो डोंट नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब नहीं पढ़ा होगा आपने तो कहेंगे नहीं दोनों ही होंगे, तो ए और बी को मान के चलो, इसमें दोनों को कवर कर लेता है, ऐसा सोचते हैं हम लोग। ऐसा मत सोचना आप। स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड हियर व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स, केंद्र सरकार रूल बना सकती है इस संबंध में। और कैसे बनाएगी, नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गजट। तो यहां से पहला क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का आपका। हाँ जी, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर such rules may provide for all or any of the following matters namely। देखो पढ़ना सिखाते हैं आपको आज, कैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यहीं तक समझाएगा। देखिए इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर। फोरगोइंग पावर का मतलब क्या है कि उपरोक्त जो आपको शक्ति दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो केंद्र सरकार को जो उपरोक्त शक्ति दी गई है वो क्या है, रूल मेकिंग पावर। तो दैट इज द जनरल पावर, कि आपको क्या नियम बनाने की शक्ति दे दी गई। अब कोई आपको पिन पॉइंट नहीं करा गया कि आप ये बनाएंगे आप, तो आपको क्या कहा, जनरली जनाब सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप ही इसमें नियम बनाएंगे, आप ही नियम बनाएंगे इसमें, ठीक है जी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट, हम नियम बनाएंगे। तो ये क्या हो गई, जनरल पावर हो गई है। कह रहे इन पर्टिकुलर, अब नियम बनाइए, ये है आपकी जनरल पावर, दिस सर्कल शोज योर पावर। लेकिन हम क्या करें जनाब वाली, हम थोड़ा मेंशन करना चाह रहे हैं, इतना सा, ये होगा इन पर्टिकुलर। इन पर्टिकुलर आप इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। इनको कवर करने के बाद में भी जो अदर मुद्दे हैं जहां आपको लगता है तो बनाइए रूल। यहां पर हम केवल फॉर द पर्पज ऑफ मोर क्लैरिटी आपको यहां पर मेंशन कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस, इस लाइन का जो मतलब है, ये जो लाइन है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस का मतलब ये है कि विशेष पावर ये है आपके पास, आपको ये काम करना है
लेकिन आपको जो शक्ति दी गई है, आपको जो पावर दी गई है, उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं हम। ये ऐसे समझ लीजिए कि शुभांगी मैडम की शादी हो रही है ना। उनके पिताजी ने कहा कि बता बेटा तुझे कैसा दूल्हा चाहिए, तेरा कैसे क्या पसंद है तेरी। तो मैडम ने कहा कि जैसा आप चाहो पिताजी, है ना, जैसा आप दूल्हा चुनना चाहें। तो जनरल पावर लाइज अपॉन यू। फिर अपने कमरे में गई, फिर भाग कर आई कि पापा जी, विदाउट दैट जनरल पावर, विदाउट प्रिजुडिस दैट टू दैट जनरल पावर, कौन सी जो भी दी थी, फोर गोइंग पावर, कौन सी पावर दी थी मेरे लिए दूल्हा ढूंढने की। इन पर्टिकुलर प्लीज नोट डाउन समथिंग, द बॉय शुड बी लाइक दिस 1 2 3 4 5 5। तो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी एंड बियॉन्ड दैट, बट आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट योर डिसीजन, दैट इज आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट योर जनरल पावर। गॉट इट? इस फ्रेज का मतलब समझ में आया आपको? हाँ या ना बताइए एवरीवन। देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको समझे इन फ्रेजेस को, आपके माइंड में घुसना चाहिए ये सारी बातें एग्जैक्टली कैसी होती हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। चलिए थैंक यू। देखो मेरे पास हमेशा ऑप्शन रहता है टीचर के पास ना, मैं इसमें यहीं पे ख़त्म कर सकता था, तो बस हेडिंग से काम चल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रूल मेकिंग पावर होती है, बात करें इतना कर लीजिए। बट मुझे पता क्या लगता है, मेरी ज़िंदगी का एक ही नियम है कि जब मैं अकेला बैठा हूँ और मैं अपने आप से क्वेश्चन करूँ कि वेदर आई जस्टिफाइड माई जॉब और नॉट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सामने कौन है। ये नहीं कोई क्रैश कोर्स का है या इससे कम फीस आई ज़्यादा फीस आई, मेरा से रिलेशनशिप क्या है कि दे आर माई स्टूडेंट, तो मैंने उनके लिए बेस्ट किया या नहीं किया, मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ। और फिर उसी फीलिंग से पढ़ाता भी हूँ ज़बरदस्त तरीके से। और उसकी रिस्पॉन्स में मैं सिर्फ आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप भी उसी तरीके से अपने ड्रीम को जस्टिफाई करेंगे। देखो सफलता असफलता बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, दुनिया भर की जैसे कोरोना इशू आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब इंसान अपने जीवन के अंतिम उसमें पड़ा हो, जैसे मैं हूँ, जब मैं मर रहा हूँगा, है ना, तो फिर उस समय क्या दिमाग में चल रहा होगा, मैंने जो जो अच्छे काम किए, जो जो बुरे काम किए मेरे दिमाग में, जो मैं नहीं कर पाया वो सब रिफ्लेक्ट होंगे मेरे दिमाग में। ये होगा कि कशिश होगी, बात होगी, कुछ एक रहेगा मैंने ऐसा नहीं किया वैसे नहीं किया। तो जो चीज़ आपके हाथ में है, आपके दिमाग में कभी दिल में ये कशिश ना रह जाए कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई नहीं किया। अगर वो रह गया तो वो आपको जीने नहीं देगा। दूसरी बात, जो अभी 20s में है, 25 के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो अबाउट 40 हैं। वो क्यों आ रहे हैं वे भी? क्योंकि उनके दिल दिमाग में वो ड्रीम कहीं ना कहीं बसा हुआ है या डेवलप हो गया वो, तो वो उनको चैन से नहीं रहने देता, वो चाहते हैं ट्राई करें। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा कहना ये है कि जो ड्रीम है ये आपके साथ चलेगा हमेशा। अगर आप जज नहीं, कशिश रहेगी आपके पास, तो मेरे रहती है। मैं IAS बन सकता था, मैं वर्ज पे था, मैं वहाँ पहुँच चुका था। हल्की हल्की मिस्टेक्स, वही मेरा बैकग्राउंड कह लीजिए, मेरा आसपास का परिवेश, मैं उतना मैच्योर नहीं था उस समय, ना कोई ऐसा समझाने वाला था, कुछ भी नहीं था उस समय, खुद करना था। तो मैंने वहाँ तक पहुँचा, वही अचीवमेंट था। तो रहता है कि काश थोड़ा सा और उस समय मैं ध्यान कर लेता तो आई वुड बी एन IAS ऑफिसर, जो मेरा ड्रीम था। ठीक है, अब क्या है, इसी तरीके से मैं नहीं चाहता कम से कम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये बात रह जाए। और उसका एक ही तरीका बता रहा हूँ आपको, आप अपने इसमें डूब जाइए बस। 1 साल 1.25 साल तक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, सास, ससुर, बच्चे, ये सब, इनसे एकदम टेक्निकल मिनिमम इंटरेक्शन करके, ताकि रिश्ते टूटे ना, और उनको समझा करके, ताकि झगड़े भी ना हो। एक बार घुस जाइए, अपने दिल से एक बार कह दीजिए, अपनी अंतरात्मा से कि यस, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था या जो मैं कर सकते थे। उसके बाद भगवान पे छोड़ दीजिए आप, और आप रिजल्ट देखना आप इस बात के, यू विल मेक इट दिस टाइम, इसी साल हो जाएगा वो सभी। बस शर्त वो कमिटमेंट दिखा दीजिए आप बस। और वो कमिटमेंट आप किसी और को मत दिखाइए, अपने आप से कहो कि क्या आप इससे अच्छा कर सकते थे,
अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इससे अच्छा और कर सकता था, इसका मतलब आपके एफर्ट्स में कमी है, उस चरम सीमा पर पहुंचा दीजिए जहां पर आपका बेस्ट आता है, और फिर आप देख लीजिए उसके रिजल्ट आएंगे बहुत अच्छे वाले। तो मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आई बिलीव, प्लीज प्रॉमिस मी कि यू विल डू दैट। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, देखो मैं आपको समझाता नहीं हूं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूं कि बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू एवरी वन ऑफ यू हैप्पी। एवरी वन का मतलब एवरी वन मेरे साथ, वो चाहे वो फाउंडेशन कोर्स में हो या फिर वो एक दो महीने के लिए क्रैश कोर्स में हो, किसी में भी हो, एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू प्रॉमिस मी राइट नाउ यू विल डू योर बेस्ट। कम ऑन एवरीवन, बहुत जरूरी है। आप कहेंगे तो फिर कभी ना कभी आपको ये बात कि हाँ सर से मैंने किया था प्रॉमिस। कम ऑन, और सही बता रहा हूं, कर लोगे आप लोग। एक शेर है, मुझे पता नहीं मैं कह पाऊंगा नहीं कह पाऊंगा, पूरा याद भी नहीं होगा। कहते हैं उसमें, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मीन्स आप ये कहते हैं कि सब आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है इस बात को? एक पत्थर तबीयत से उछालो पूरे जोर से, ठीक है? इसका मतलब अपनी एफर्ट्स में दम लगा दो, फिर देखो क्या नहीं हो, रिजल्ट क्यों नहीं मिलता आप लोगों का, ठीक है? तो आई बिलीव आप करेंगे पक्का। चलिए मैं इस सेक्शन को कवर अप करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद में हमारा ये एक्ट बहुत परफेक्ट तरीके से खत्म हो जाएगा आज। थैंक यू आकांक्षा। चलिए कौन कौन से रूल्स हैं यहाँ पर? आकांक्षा, सिर्फ अगर मैं अच्छा लगता हूँ या समझाता हूँ तो सिर्फ उसकी एक ही वजह है, जो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत दिल से बात करता हूँ, बहुत इमोशनली कनेक्ट होकर बात करता हूँ। मैं कभी फरेब की बात नहीं करता, नेवर। मेरा ज़िंदगी का सिद्धांत ही है कि मुझे कभी किसी को चीट नहीं करना। खुद चीट हो जाऊँगा नो प्रॉब्लम, खुद झटके खा लूँगा, खाता रहता हूँ, चोटें लगती रहती हैं, लेकिन दिस इज़ वॉट। वो शायद इसलिए अपील भी करता हूँ आप लोगों को। चलिए इमोशनल वो सब शुरू हो जाएगा, तो हम लोग अपनी कहानी बढ़ाते हैं आगे, सही है? तो कौन कौन से पॉइंट्स पर रूल मेकिंग पावर दी गई है? पर्टिकुलरली द मैनर इन विच सीजर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड अदर आर्टिकल्स शैल बी मेड, एंड इफ यू रिमेंबर इट वाज सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हमने देखा था कि एडवर्टाइजमेंट और अदर आर्टिकल्स का सीजर कैसे हो सकता है। तो वो मैनर क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए रूल्स मेकिंग पावर यहाँ आ जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स पर रूल मेकिंग पावर स्पेसिफिकली बताई गई सेक्शन 10 पे, और किन किन पॉइंट्स पे नहीं दी गई है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जनरलाइज मत करना है इसको। तो एक पॉइंट ये हुआ, मैनर ऑफ सीजर ऑफ एडवर्टाइजमेंट और अदर आर्टिकल्स, मैनर इन विच सीजर लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड, नंबर 2। एंड नेक्स्ट है एनी अदर, कहाँ गया भाई, हाँ बी, एनी अदर मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रेस्क्राइब। सो ये हुआ जनरल, और ये हुई जनरल क्लॉज बी में उन्होंने जनरल पावर कर दिया अगेन। तो बी में क्या है, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट और अदर आर्टिकल्स को किस प्रकार से सीज करोगे आप, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कितने विटनेसेस होने चाहिए आपको, लोकेलिटी के 1 या 2 सम्मानित व्यक्ति को। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ऐसे यही प्रोविजन होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने चाहिए यहाँ पर। वहाँ पर जाने से पहले आप अपना भी सर्च करने के लिए बोल सकते हो कि देखो भाई हमसे सर्च कर लिया, हमारे पास कोई ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है, फिर हम आपके इसको सर्च करेंगे। इस तरीके से हो सकता है। सीजर लिस्ट को कैसे बनाएंगे, कितनी कॉपीज़ में बनाएंगे, उसको सील कैसे करेंगे, किस तरीके से हैंडओवर करेंगे, इस सब के बारे में रूल मेकिंग पावर यहाँ पे दी गई है। तो इस सेक्शन 10 का मैं देख लेता हूँ, कुछ और तो है नहीं इतना, वो सब छोड़ दीजिए बस ये। उसके बाद में सिर्फ ये है कि एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बस इतना याद कर लीजिए, फिर ये रूल्स जो इतना ध्यान कर लीजिए बस कि ये रूल्स, इन रूल्स को पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी एंड देन इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ये आपका परफेक्ट लॉ बनेगा इस पॉइंट पर, और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, और बहुत अच्छे तरीके से। अब किसी का कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे, तो विद दिस
I have covered this, the indecent representation of women, Prohibition Act 1986. ठीक, चलिए बताइए.